हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो APSC बोर्ड से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता। यही 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है, सेम इससे ही रिलेटेड है। चलो स्टार्ट करते हैं। परिचय, सभ्यता का परिचय। यह भारत की प्रथम नगरीय नगरीय सभ्यता थी। इसका मतलब है कि जो ये सभ्यता थी लगभग आज से लगभग आज से 9 से 10 हजार साल पहले ये एक नगरीय सभ्यता थी। मतलब शहर की तरह थे, नगर बसे हुए थे, जिसका उदय सरस्वती और सिंधु नदी के उपजाऊ मैदान में होता। मतलब ये एक नदी थी जो सरस्वती नदी थी, दूसरी सिंधु नदी जो इसके बीच का क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र था। इसके आसपास लोगों ने रहना आरंभ किया था। इसका रहने का कारण था कि एक तो उस समय पर पानी की इतनी व्यवस्था नहीं थी, दूसरा कि यदि हम उपजाऊ नदी के किनारे रहते हैं तो पानी की पूरी वो होगी। नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ थी? नदी और सरस्वती। सिंधु नदी शब्द, सिंधु एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है बड़ी नदी या समुन्दर। इसका अधिकांश भाग कहाँ पर है? पाकिस्तान में। दूसरी है सरस्वती नदी, इसका मुख्य आधार थी। मतलब सरस्वती नदी जो है ये हरियाणा के होते हुए ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, बंदरपूछ दरगाह से होते हुए निकलती है, और हरियाणा के यमुनानगर में होते हुए कुरुक्षेत्र इस हिस्से में होते हुए राजस्थान, गुजरात, और फिर ये अरब सागर में गिर जाती है। और जो सिंधु नदी है इसका अधिकांश भाग कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और इसके समकालीन अब ये भी तो होती है कि खाली भारत में सभ्यता हो, इससे अलग भी भारत से अलग भी अन्य देशों की सभ्यता थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और एक चीन की सभ्यता। आइए आगे देखते हैं। सभ्यता का विस्तार, ये कहाँ से कहाँ तक फैली थी? ये जम्मू कश्मीर के मांडा से लेके उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में दहमाबाद महाराष्ट्र तक, पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में कांगेडोर बालूचिस्तान। पहले जो भारत था, ये भारत पुराने टाइम में भारत, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पश्चिम, और ये हमारे सारा भारत का हिस्सा था। तो पुराने टाइम में जो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी, उत्तर के मांडा जम्मू कश्मीर से लेके और दक्षिण में जो दयामाबाद जिला है महाराष्ट्र में, वहां तक फैली हुई थी। उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, जैसा हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, नोएडा, गाजियाबाद के इलाका था जो उधर से लेके, और बलूचिस्तान के पश्चिमी कांगेडोर, इसका आलमगीर मेरठ जिले के हिंडन नदी के किनारे पे था। पश्चिम में सुतकांगेडोर, पाकिस्तान, बलूचिस्तान में। यह जो कौन सी नदी के किनारे पे? दासक नदी के किनारे पे। इसका कुल क्षेत्रफल 2,15,000 वर्ग किलोमीटर था। आधुनिक शोध के अनुसार यह क्षेत्र और भी बड़ा है। मतलब उस समय जब इसकी खोज 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी थी, 1922 में मोहनजोदड़ो की राखल दास बनर्जी ने करी थी। तो उसके अनुसार जब उन्होंने पता लगाया आज से बहुत साल पहले, जब स्टार्टिंग में इसका पता पड़ा कि ये सभ्यता भी थी, तो उस टाइम जब नापा गया था तो 2,15,000 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन आज के समय के अनुसार यह एक और भी बड़ा क्षेत्रफल है। पूर्व से पश्चिम तक विस्तार, जैसे कि हम माने इधर से लेके इधर तक, ये 1600 किलोमीटर था, और उत्तर से दक्षिण तक ये 1400 किलोमीटर था। इसके मुख्य क्षेत्र हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और गुजरात। और यहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सिंध प्रांत का मतलब है पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है। आगे देखते हैं सभ्यता के चरण। जो सभ्यता थी 3 भागों में बांटी हुई थी। पहला प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल के 2 पार्ट थे। प्रथम कृषि संस्कृति और विकसित ग्रामीण, जो लगभग 4,000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। दूसरा था ग्रामीण काल, तीसरा उत्तर काल। नीचे देख लो, जो कृषि संस्कृति थी, लोगों ने कैसे कृषि करना आरंभ किया, 4,000 ईसा पूर्व से 3200 ईसा पूर्व तक। विकसित ग्रामीण संस्कृति, मतलब लोगों ने ग्रामीण शहरीकरण कैसे कब तक अपनाया, 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। प्रारंभिक काल मतलब बीच का काल, जो 2200 से 2600 ईस्वी काल में
प्रारंभिक काल में ही लोगों ने दूसरे देशों से व्यापार करना आरंभ किया। उत्तर काल 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। रेडियो कारण पद्धति हमें कैसे पता चलता है कि इतने साल पुरानी थे, तो हमें इस चीज के बारे में रेडियो कारण पद्धति से पता चलता है। इसके अनुसार 7000 ईसा पूर्व 7500 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व सरस्वती नदी घाटी की प्राथमिक संस्कृति का विकास हुआ। रेडियो कारण पद्धति के 3200 ईसा पूर्व तक इस समय का ईसा पूर्व में इस समय तक लेखन मतलब लिखने की कला, भौर, नापतोल प्रणाली पद्धति का विकास हो गया था। 2600 ईसा पूर्व तक यहाँ पर पूर्ण विकसित ग्रामीण जीवन हो, मतलब लगभग 2600 ईसा पूर्व तक यहाँ पर जो लोग थे पूरी तरह ग्रामीण पद्धति मतलब शहरीकरण अपनाने लगे थे। 1900 ईसा पूर्व में यह सभ्यता वापस ग्रामीण संस्कृति में बदलने लगी। लगभग 1900 ईसा पूर्व 1900 ईसा पूर्व यह सभ्यता थी जो धीरे धीरे वापस जो ग्रामीण गांव की पद्धति थी उसको अपनाने लगी। 1300 ईसा पूर्व तक इस समय तक महान ग्रामीण सभ्यता का पूरी तरह नष्ट हो गया। विद्वानों का मानना है कि 1300 ईसा पूर्व तक जो ये सभ्यता थी पूरी तरह नष्ट हो गई। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो दी। सबसे मेन चीज आती है नगर योजना। सरस्वती नगर सिंधु घाटी सभ्यता जो नगर थे मुख्य दो भागों में बटे, एक तो पश्चिमी टीला, दूसरा पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले को हम दुर्ग कहते थे। क्या कहते थे? दुर्ग। और जो पूर्वी टीला था इसमें आवासीय क्षेत्र था जिसमें ग्रामीण लोग रहते थे। इधर देखते हैं, पश्चिमी टीला जो ऊंचे पर बना हुआ था और ग्रामीण जो आवासीय क्षेत्र था वो नीचे पर बना हुआ था। पश्चिमी टीले में अधिकतर जो प्रशासनिक भवन था, अन्नगार, स्नानगार, जो प्राचीन मंदिर थे वो हुआ करते थे, जिसपे कोई हमला करे तो बाहर चारों तरफ एक दीवार होती थी बड़ी वाली, जिससे कि कोई हमला करे तो अंदर ना आ पाए। जो आवासीय क्षेत्र जिसमें व्यापारी, आम लोग, मजदूर, शिल्पकार या छोटे मोटे बाजार हुआ करते थे। सड़कें मुख्य जो सरस्वती सिंधु सभ्यता की सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, जिससे कि जैसे आंधी आने पर या जो सड़क थी एक दूसरे को समकोण पे काटा करती थी। मुख्य नगर में सड़कें 5 से 6 भागों में विभाजित थी। मोहनजोदड़ो की सड़क की चौड़ाई 9.15 मीटर थी। सड़कों की सफाई का ध्यान रखा जाता था। सड़कों पर कूड़ेदान रखे हुए थे। जो यहाँ की नालियां थी वो पक्की ईंट से बनी हुई थी तथा ईंट से ढकी हुई थी। घरों की नालियां मुख्य नाले से जुड़ी हुई थी, जो पानी को घर के पानी को मुख्य नाले से नालियां नाले तक लेके आती थी। ये नाले बाहर मुख्य मेन रोड पर जो बड़े नाले थे उनमें जाके गिरते थे। उसके बाद वह नाला जो बड़ा नाला था वह पानी को गांव से बाहर निकाल देगा। आवासीय भवन जो ग्रामीण जो नॉर्मल लोग थे, जो सामान्य लोग थे, उनके घर कैसे थे? घरों में आमतौर पर 3-4 कमरे होते थे। स्नान घर, रसोई घर व एक आंगन होता था। सुविधाएं संपन्न घर, अमीर परिवार के घरों में कुआं व शौचालय भी होता था। मंजिलें कुछ जो अमीर लोग थे उनके घरों में 2 मंजिल होती थी। ऊपर सीढ़ियों के जाने का वो होता था, सीढ़ियां होती थी, ऊपर ऊपर कमरे बने हुए थे। सामुदायिक भवन जो सार्वजनिक भवन थे, इन सार्वजनिक भवन के लिए बड़े भवन थे, जैसे कि सभा भवन जहाँ पर लोगों की सभा बुलाई जाती थी। अन्नगार जहाँ पर अनाज रखा हो जाता था। विशाल स्नानघर एक बड़ा स्विमिंग पूल होता था जिसमें किसी पूजा या शादी विवाह के समय पर स्नान किया जाता था। कला व तकनीकी कला निर्माण सामग्री जैसे ईंट बनाना। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का एक निश्चित अनुपात था। यह ईंट 1:2:3 में तथा 1:2:4 में होती थी। कला यहाँ के लोग धातु व प्रास्तर मतलब पत्थर की मूर्तियां बनाते थे। प्रास्तर हड़प्पा मोहनजोदड़ो से एक 19 सेंटीमीटर वाले पुरुष की खंडित मूर्ति मिली है, जो तृतीय अलंकार मतलब 3 पत्तियों वाले डिजाइन की शॉल ओढ़े हुए है। धातु धातु के कांस्य की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति जो मिली है वो विश्व प्रसिद्ध है। मिट्टी की मूर्तियां यहाँ के लोग, स्त्रियां, पुरुष, पशु पक्षी की की मूर्तियां भी मिली हैं, जो कि आभूषणों से सजित बनी हुई। जैसे कि देखो, ये जो मूर्ति 19 सेंटीमीटर वाला खंडित पुरुष की मूर्ति मिली है, ये तृतीय जो आलंकन है जिसपे ये फूल बने हुए हैं इस प्रणाली से। इसके बाल पीछे की तरफ छोटी हुए हैं, दाढ़ी सवरी हुई है।
यहाँ के लोग जैसे मिट्टी की खिलौने बनाना, मूर्तियां बनाना आदि बनाया करते थे। मोहर एक मोहर सामग्री मोहर मुख्य रूप से सीलकड़ी के पत्थर से बनी हुई थी। यह आकार में चौकड़े आयतकार होती थी। इन पर देवी देवता के चित्र होते। मोहरा का प्रयोग सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सीलबंद के लिए किया जाता था, जिससे कि यह पता चल जाए कि किसी ने सामान के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करी है। देखो मोहर देखते हैं, जैसे कि ये रही मोहर, इस प्रकार की मोहर हुआ करती थी। आभूषण आभूषण कई प्रकार के होते थे। यहाँ की जो महिलाएं पुरुष हैं, हर कोई आभूषण पहना करता था, जैसे कि हार, कंगन, चूड़ी, अंगूठी प्रमुख की सामग्री है। सोने, चांदी, कीमती पत्थर, तांबे, या कोई जो गरीब लोग थे वो मिट्टी के बनाते थे, हाथी दांत पहनते थे। जो जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे वो मिट्टी के आभूषण बनाकर उन पर रंग करके पहना करते थे। मृद भांड का मतलब है माट, मटका या ऐसी चीज जिनका उपयोग खाना खाने के लिए करते। सिंधु निवासी सुंदर व उपयोगी बर्तन विभिन्न आकार के बनाते थे। बर्तन तौर पर चाक पर बनाए जाते थे। सौंदर्य प्रदर्शन, यहाँ के लोग बाल संवारने में विशेष रुचि रखते थे। हाथी के दांत के कंघी का प्रयोग, तांबे के शीशे का प्रयोग किया जाता था। स्त्रियां काजल, सुरमा, सिंदूर का प्रयोग करती थी। मनोरंजन, बच्चे मनोरंजन के लिए खिलौने व झुंझुनों का प्रयोग करते थे। राजनीतिक जीवन, यहाँ का शासन का स्वरूप कैसा था, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के, जितने भी इतिहासकारों हैं, हर किसी का मानना अलग अलग है। कुशल प्रशासन, बेहतरीन नगर योजना थी। मनकृत बाट, मतलब लोग आपस में बटे हुए थे। मोहरें, एक लिपि कुशल व संगठित प्रशासन की ओर संकेत करता है। जो यहाँ पे लोगों को जैसे श्रमिक, शिल्पकार, मजदूर, व्यापारी इस प्रकार बटे हुए थे। एक लिपि थी जो कुशल लिपि थी। यहाँ की जो लिपि है इसमें 400 अक्षर की वर्णमाला है, जो दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है, जिस प्रकार उर्दू लिखी जाती है। और यह चित्र में लिखी थी। आज तक इसे कोई विद्वान पढ़ नहीं पाया है। विद्वानों के मत, हंटर के अनुसार यहाँ की गणनात्मक शासन रहा था, मतलब रिपब्लिक। व्हीलर के अनुसार धर्म को प्रमुखता प्राप्त थी। सम्मत पुरोहित ही शासक था। मतलब हर हंटर का कहना है कि यहाँ पर रिपब्लिक में लोगों द्वारा चुनाव शासक चुना जाता था। व्हीलर के अनुसार यह धर्म की प्रमुखता थी, मतलब लोग धर्म को मानते थे। और पुरोहित ही यहाँ का शासक था, जो पुजारी होता था। अन्य मत, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस साम्राज्य की दोहरी राजधानी थी। मतलब जो ये साम्राज्य था, एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसकी दो राजधानियां थी। धार्मिक जीवन, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन सरल और प्रकृति केंद्रित था। जो यहाँ के लोग थे, ना कोई इतना पूजा पाठ या यज्ञ पर बैठना या बलि देना, इस पर विश्वास नहीं रखते थे। मातृ देवी की पूजा, जो यहाँ के लोग थे, भारी संख्या में स्त्री की मूर्तियां मिली है। इससे पता चलता है कि ये लोग मातृ देवी के उपासक थे। एक मूर्ति पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, जो उर्वरकता की देवी का प्रतीक माना गया है। पशुपति से, यहाँ के लोग एक मोहर पर तीन मुख्य तीन मुख वाले पुरुष योगी के चित्र को दिखाया गया, जिसके चारों ओर हाथी योग मुद्रा में बैठे एक पुरुष को दिखाया गया है, जिसके एक तरफ हाथी है, गेंडा है, पशु पक्षी बैठे थे। लोगों का इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह पशुपति शिव की मूर्ति थी। प्राकृतिक पूजा, प्रकृति की पूजा, ये वे लोग पीपल वृक्ष, लिंग, योनि, पशु, विशेषकर कुबड़ वाली सांड, एक सींग वाला गेंडा की पूजा करते थे। अग्निकुंड, लोथल व कालीबंगा से अग्निकुंड हवन के साक्ष्य मिले, जो धार्मिक अनुष्ठानों की ओर संकेत करते। अंधविश्वास, ताबीजों की बड़ी संख्या दर्शाती है कि यहाँ के लोग जादू टोना और बुरी शक्तियों पर भी विश्वास रखते थे। योग, मोहरों पर पद्मासन मुद्रा में योगी की आकृति मिली है, जिससे उस समय योग करते हुए दिखाया गया है। अंतोष्टि, मतलब अंतिम संस्कार, यहाँ की जो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी, यहाँ पर तीन प्रकार के अंतिम संस्कार की विधियां प्रचलित थी। जैसे कि पूर्ण समाधिकरण, सबसे पहले सामान्य विधि थी। सबको पूरी तरह जमीन में दफनाया जाता था। सिर को प्राय उत्तर की ओर, पैरों को दक्षिण की ओर रखा जाता था। जिन जिन इन लोगों इन जो मृतक शरीर थे, इन लोगों के साथ इनके मृत भांड या आभूषण रख दिए जाते थे, जिन जो अमीर लोग थे।
दूसरा आंशिक समाधिकरण है, इसमें शव को पहले जंगली जानवरों व पक्षियों को खाने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता था। मांस खत्म होने के बाद जो हड्डियां शेष बच जाती थी उन्हें दफना दिया जाता। तीसरा दाह संस्कार, शव को आग से जलाया जाता था, उसके बाद आग जो राख बच जाती थी उसे पानी में बहा दिया जाता था या दफना दिया जाता था। आर्थिक जीवन, सरस्वती अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन और कृषि था। कृषि मुख्य फसलें जैसे गेहूं, चावल, मटर थी। साक्ष्य बनावली से मिट्टी के हल्के नमूने मिले, कालीबंगा में भुने हुए अनाज के दाने मिले। पशुपालन, वे लोग पशु में जैसे बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, सुअर आदि पशु पालते थे। आंतरिक व्यापार, भारत के भीतर पत्थर, धातु व सीप का व्यापार होता था। उदाहरण के लिए जैसे जो तांबा है राजस्थान के खेतड़ी से, सोना कर्नाटक से मंगाया जाता था। विदेशी व्यापार, यह व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया, आधुनिक जो इराक है, अफगानिस्तान, ईरान से किया करता था। परिवहन, परिवहन के लिए बैलगाड़ी और नावों का प्रयोग होता था। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था। मापतोल, बाट व मापतोल, तोल के लिए पत्थर निश्चित अनुपात में बाटों का प्रयोग होता था। अक्सर 16 के गुणांक 16, 64, 160 में थे, जैसे कि ये रही। पतन, इस सरस्वती सिंधु सभ्यता के लिए एक कारण जिम्मेदार नहीं, जो पतन का कारण है एक कारण जिम्मेदार नहीं है। अधिकांश समर्थन सिद्धांतों का समर्थन है। विद्वानों के अनुसार इसका मुख्य कारण निम्नलिखित थे। प्रशासनिक स्थलता, अंतिम चरण में नगर योजना स्वास्थ्य व्यवस्था में गिरावट आई, जिससे शासक के कमजोर होने के संकेत दिखाई देते हैं। वार्ड, मार्शल मैके व एस आर राव जैसे विद्वानों का मानना है कि नदी में विशेषकर सिंधु नदी के बार बार आने के भीषण के बाढ़ के कारण जो ये नगर थे नदियों के किनारे बसे हुए थे, तो विद्वानों का मानना है जैसे बाढ़ आती थी तो ये नगर बाढ़ की वजह से नष्ट हो गई। जलवायु, जलवायु का बदलाव और वर्षा की कमी के कारण कृषि क्षेत्र शुष्क हो गए और सभ्यता का अंत हुआ। नदियों में मार्ग बदलना, घाघरा, घग्गर और हाकरा जैसी प्रमुख नदियों के मार्ग बदलने के कारण उनके सूखने से कृषि और जल की आपूर्ति ठप हो गई। लोगों ने इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आरंभ कर दिया। भूकंप, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार तीव्र भूकंप गतिविधि के कारण सिंधु नदी का मार्ग रोक गया और विशाल जल प्रलयन की स्थिति आ गई। आर्य कारणों, व्हीलर गोल्डन चाइल्ड जैसे इतिहासकारों ने मोहनजोदड़ो से मिले निरंकालों के आधार पर आर्यों के आंकड़ों के पतन के कारण बताया। हालांकि आधुनिक शोध के अनुसार ये पूरी तरह से ही नहीं माना गया। व्यापार, मेसोपोटामिया जैसी समकालीन सभ्यता के साथ व्यापार संबंध टूटने के कारण आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई होगी। महामारी, प्रसिद्ध अमेरिकी मानव वैज्ञानिक के अनुसार मोहनजोदड़ो से मिले नरकंकालों का परीक्षण किया गया, जिसमें एक अध्ययन के अनुसार अधिकांश लोगों की मृत्यु से नहीं बल्कि मलेरिया जैसी महामारी बीमारी से हुई है। मोहनजोदड़ो से जो 42 कंकाल तंत्र मिले उसमें 41 कंकाल तंत्रों की मृत्यु एक बीमारी के कारण हुई थी। आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त है।